शेयर बाजार के लिए ये हफ्ता काफी शानदार रहा। सितंबर महीने से शुरू हुई गिरावट के बाद इस हफ्ते ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया, जिसमें हमें निफ्टी में तकरीबन लगभग 1000 पॉइंट तक की रैली देखने को मिली। निफ्टी 1000 पॉइंट मजबूत होता हुआ इस हफ्ते में दिखाई दिया। लेकिन क्या ये तेजी आगे भी बरकरार रहेगी? आने वाले हफ्ते बाजार के लिए कैसे होंगे और क्या है अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर्स, ये पूरी बातचीत समझाने के लिए आज मेरे साथ जुड़ गए हैं मनी 9 के कंसल्टिंग एडिटर मिस्टर विवेक मित्तल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सत्यम, थैंक यू। सर अगले हफ्ते के मेजर ट्रिगर्स क्या होंगे जिन पे हम ये देखेंगे कि बाजार की दिशा तय होती हुई दिखाई दे, और क्या ये जो गिरावट है इसको लेके कुछ ट्रिगर्स ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये तेजी आगे जारी रहेगी या आगे हमें फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है? देखिए, थोड़ा सा जो मेरी बात हुई एक्सपर्ट्स वगैरह के साथ, तो नेक्स्ट वीक थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला वीक रह सकता है। कंसोलिडेशन किस सेंस में कि आपने 5 दिन की इस पूरे वीक में तेजी देखी और ऑन एन एवरेज आप 200 पॉइंट हर दिन चले हो। मतलब निफ्टी के अगर आप 950 पॉइंट इस हफ्ते में तेजी हुई है निफ्टी में ऑन ए क्लोजिंग बेसिस। जो फ्राइडे को जो तेज हुआ था निफ्टी, उसमें 23,402 ये लेवल लगा, और जो लास्ट टाइम जो पिछले हफ्ते का जो क्लोज था फ्राइडे का वो था 22,397। तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी इस पूरे हफ्ते में 1000 पॉइंट से ज़्यादा चली, लेकिन ऑन ए क्लोजिंग बेसिस जो आया वो आया 23,350। दैट मीन्स कि आप करीब 950 पॉइंट ही चले हो। अब 950 पॉइंट चलने के बाद सत्यम क्या है कि नेक्स्ट वीक में कुछ एक ट्रिगर्स हैं। पहला कि एक तो रेसिप्रोकल टैरिफ, अब जो अगला वीक होगा वो टैरिफ के नाम होगा, टैरिफ को लेकर काफ़ी सारी बातें होंगी। दूसरा, आरबीआई करीब 50,000 करोड़ रुपए डालने वाला है सिस्टम में। तीसरा कि F&O एक्सपायरी है। तो ये 3 ट्रिगर मुझे लगता है कि मार्केट को काफ़ी कुछ ड्राइव करेंगे नेक्स्ट वीक में। जी, तो अगले हफ्ते बाजार कहां तक जाएगा, क्या कुछ अहम लेवल्स होंगे निफ्टी के, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप मार्केट में ट्रेड लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस पे काफ़ी अहम लेवल्स भी बताए जाएंगे। लेकिन उसके पहले इन सारे ट्रिगर्स को सर एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ एक काफ़ी अहम मुद्दा है। लंबे समय से इसकी लेकर बातचीत चल रही है। 2 अप्रैल वो एक डेट जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार बोल रहे हैं कि मैं 2 अप्रैल से लागू करूंगा। हालांकि कई सारे वहाँ के ही जो फंड मैनेजर्स हैं उन्होंने भी बताया कि अगर आप रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करते हो तो अमेरिका में मंदी के चांसेस आ सकते हैं। ऐसे में सर ये रेसिप्रोकल टैरिफ कैसे इम्पैक्ट करेगा इंडियन मार्केट्स को? देखिए, रेसिप्रोकल टैरिफ में है क्या सत्यम की 2 अप्रैल से लागू करने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही, और उन्होंने ये भी कहा कि 1 अप्रैल तक मुझे सारे देशों की एक पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी कि कौन सा देश किस इंडस्ट्री में हमारे ऊपर कितना टैक्स लगा रहा है और हमें उसके बदले में कितना टैक्स लगाना है। तो वो उनकी एक पूरी रिपोर्ट बनकर सामने आने वाली है 1 अप्रैल को। अब मैं समझता हूं कि मेन जो कंट्रीज हैं उनकी रिपोर्ट तो उनको 1 अप्रैल से पहले ही मिल गई होगी। सबकी रिपोर्ट 1 अप्रैल को तो मिलेगी नहीं, और काफ़ी कुछ ब्रॉडर व्यू उनको मिल चुका है। अब वो उस ब्रॉडर व्यू के आधार पर बार्गेन करने के लिए वो नेक्स्ट वीक काफ़ी कुछ बातें बोलने वाले हैं। मुझे लगता है उनके ट्वीट्स, उनके स्टेटमेंट वो नेक्स्ट वीक काफ़ी एग्रेसिव साइड पर आएंगे, क्योंकि वो बार्गेन करने के लिए जाएंगे कि मैं तुम्हारे खिलाफ ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे खिलाफ वो कर दूंगा। तो वो सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। अब क्या होगा कि मुझे लगता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ आने चाहिए। हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट बोले कि हमने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है और इस टैरिफ को हमारे ऊपर 2 अप्रैल से लागू नहीं होगा, क्योंकि ये बात हो रही थी कि इस टैरिफ को इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि सितंबर तक हम अभी ले जाना चाहते हैं, कि सितंबर में हम सारा कुछ सेटल करें। अब ये 2 अप्रैल से ही होगा या डोनाल्ड ट्रंप मान जाएंगे, कुछ टाइम एक्सटेंशन देंगे, उसके बीच में हम ट्रेड डील करेंगे। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीक जो होंगी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। लेकिन एक चीज़ जो समझ आती है, अगर जब तक कोई गवर्नमेंट का स्टेटमेंट नहीं आता हमारे यहाँ से, या डोनाल्ड ट्रंप का कोई ख़राब स्टेटमेंट आ जाता है या अच्छा स्टेटमेंट आता है, जो भी आएगा उनका स्टेटमेंट खासतौर से इंडिया के लिए, तब तक मार्केट बहुत तेज़ी से मूव नहीं करेगा ऑन आइदर साइड। दूसरा, मार्केट क्यों मूव थोड़ा सा कॉशियस मोड पर आ सकता है, आपके साथ कुछ करें या नहीं करें, दूसरे देशों के साथ अगर वो कुछ भी खराब बोलेंगे तो भी एक ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट हो जाए, कॉशियस मोड पर रहे। तो हम ये नहीं कह रहे कि मार्केट गिर जाएगा, लेकिन कॉशियस मोड पर थोड़ा सा नेक्स्ट वीक रहने वाला है।
जी, तो बिल्कुल अब इसके बाद रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होगा, तो अब काफ़ी अहम हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं और भारत सरकार क्या बोलती है इस मुद्दे पर, टैरिफ के मुद्दे पर इनकी तरफ से क्या बातें सामने आती हैं। उसके बाद ही मार्केट उस पर कुछ रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसमें ग्लोबल मार्केट भी काफ़ी अहम रोल प्ले करेंगे, क्योंकि वहाँ के देशों को लेकर जो भी इनकी टैरिफ की नीतियाँ होंगी उसके हिसाब से उनके बाजार प्रभावित होंगे और उसका इम्पैक्ट हमें भारतीय बाजार पर भी दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं और सेकेंड ट्रिगर की अब हम बात कर सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में लंबे समय से लिक्विडिटी का क्राइसिस चल रहा है, जिसके लिए आरबीआई कई कदम उठा रहा है और इसी क्रम में 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी भी डालने की कोशिश करेगा, जिसके लिए 25 मार्च को कुछ अहम काम हो सकते हैं। सर, ये 50,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी आरबीआई कैसे प्लान कर रहा है और क्या इससे जो क्राइसिस चल रहा है लिक्विडिटी का वो खत्म होता दिखाई देगा? क्योंकि हमने पढ़ा था कि डेफिसिट, लिक्विडिटी का डेफिसिट इससे बहुत बड़ा है, तो ये कितना इम्पैक्ट? देखिए, ये ऐसा ही है जैसे कि आप सीआरआर रेट कट करते हैं। आप सीआरआर रेट कट नहीं करके आप बॉन्ड बाइंग कर रहे हैं, तो बॉन्ड बाइंग में क्या होता है कि बैंकर्स के पास जो बॉन्ड है वो सेल करते हैं आरबीआई को, तो बैंकिंग सिस्टम में वो पैसा आ जाता है। उन्होंने बॉन्ड सेल किए, पैसा उनके पास आ गया बैंकर्स के पास, तो उनके पास लिक्विडिटी बन गई। अब क्या है कि इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि जब बैंकर्स के पास पैसे हैं तो डेफिनेट सी बात है वो आगे अपने सिस्टम को और तेज़ी से चला पाएगा, लोन दे पाएगा और उनकी जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए कैश पर्याप्त मात्रा में रहेगा। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एडवांस टैक्स जो होता है ना, मार्च महीने में हर साल होता है कि मार्च महीने में लिक्विडिटी डेफिसिट हो जाता है। सारी कंपनियों को अपने टैक्सेस भरने होते हैं, लोगों को अपने टैक्सेस, काफ़ी कुछ एडवांस टैक्स जो HNIs कैटेगरी में होते हैं वो अपने एडवांस टैक्सेस भरते हैं, तो एक बैंकिंग सिस्टम से कैश गायब हो जाता है, तो वो सिस्टम में डाला गया। तो ये एक अच्छा कदम है और ये जरूरी था, बैंकिंग सिस्टम की तरफ से डिमांड गई थी। तो अब इसमें होता क्या है कि जब ये बॉन्ड बाइंग होती है तो इससे बॉन्ड यील्ड पर जरूर प्रभाव पड़ता है। बॉन्ड यील्ड से क्या प्रभाव पड़ता है कि बॉन्ड यील्ड अगर मान लीजिए नीचे आती है और बॉन्ड के प्राइसेस ऊपर आते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो ट्रेजरी इनकम होती है सरकारी बैंक खास तौर से, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा निवेश होता है सरकारी बॉन्ड्स में, तो जब ये बॉन्ड के प्राइसेस ऊपर आते हैं तो इनकी ट्रेजरी गेन्स हो जाते हैं और उसके उलट भी हो जाता है अगर बॉन्ड यील्ड उल्टा जाती है। तो ये जो बॉन्ड यील्ड है ये काफ़ी प्रभाव डालती है, तो सरकारी बैंक थोड़े से नेक्स्ट वीक में फोकस में रहने चाहिए। जी, तो आरबीआई जो है वो ओपन मार्केट ऑर्डर के जरिए 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी डालेगा, जिसमें 25 मार्च को आरबीआई बैंक्स का ये जो बॉन्ड खरीदने हैं उनका ऑक्शन कर सकता है। तो अब इस पर सरकारी बैंकों के लिए ये ट्रिगर काफ़ी अहम रहेगा और बैंकिंग में हम देख रहे हैं सर कि उतने अच्छे रिटर्न भी अभी तक तो नहीं बने हैं जो निफ्टी ने दिए थे। आज जो करेक्शन के बाद एक FIIs की बिकवाली भी हम देख रहे हैं लगातार बैंकिंग्स में काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो एक ट्रिगर काफ़ी अहम ये रहा। अगले ट्रिगर पर चलते हैं, जो हमारा तीसरा ट्रिगर है वो है FNO की एक्सपायरी। इस बार की एक्सपायरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है सर कि उसने उसको आपने वीकली ट्रिगर में इंक्लूड किया है? क्या इस बार की एक्सपायरी में हम कुछ बड़े चेंजेस देखने रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, एक तो 18 मार्च को FIIs की बाइंग हुई, उसके बाद 20 मार्च को FIIs की बाइंग हुई। अब क्या हो गया, कैश में लौट आए वो, अभी पूरी तरह से नहीं लौटे। जब तक उनका ट्रेंड नहीं बन जाता 5-7 दिन 10 दिन का, तब तक हम ये तो मान ही नहीं सकते कि FIIs रिलायबल बायर हैं इंडिया में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरी कुछ एक मार्केट एक्सपर्ट से बात हो रही थी, FIIs ना F&O में शॉर्ट हैं और उन्होंने अपनी बहुत सारी शॉर्ट पोजीशंस, करीब वो 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पे शॉर्ट थे, जिसमें से उन्होंने अपनी करीब 70,000 पोजीशन शॉर्ट कवर कर ली हैं, लेकिन अभी भी वो 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पर शॉर्ट हैं। दैट मीन्स अब जो अगला थर्सडे जब एक्सपायरी आएगी उसमें क्या होगा कि या तो वो रोल ओवर करेंगे उन शॉर्ट्स को या वो कवरिंग करेंगे तो मार्केट फिर ऐसा ही दिखेगा जैसा कि हमें इस वीक में दिखा, तेजी का बाजार। ये बेसिकली तेजी नहीं है, ये शॉर्ट कवरिंग है। ठीक है, तो शॉर्ट कवरिंग आ गई, तो शॉर्ट कवरिंग आएगी तो आपको अलग दिखेगी स्क्रीन। और अगर ये शॉर्ट कवरिंग नहीं आई और वो शॉर्ट को रोल ओवर करके ले गए, पोजीशन मतलब अपनी शॉर्ट बरकरार रखी कि मान लीजिए आपने मार्च की पोजीशन है उसको अप्रैल में भी कैरी कर ले गए, तो सेंटीमेंट बिगड़ जाएगा। दैट मीन्स कि आपको ये पता लग जाएगा कि बॉस FIIs अभी भी उतने बाय मोड में नहीं आए हैं। तो ये थोड़ा सा जो डेटा होगा ये इसीलिए हमने डाला है क्योंकि ये काफी महीनों से चल रहा था डेटा
कि एफआई शॉर्ट थे, लेकिन उसमें कुछ कवरिंग नहीं आ रही थी। इस वीक में कवरिंग आई है लेकिन पूरी नहीं आई है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा कि कितनी कवरिंग अभी और करेंगे वो। जी, तो अब एफआईएस की पोजीशन क्या रहेगी बाजार में? क्या वो एक्चुअली में अभी कैश में उन्होंने बाइंग शुरू की है 2-3 दिनों से, लेकिन क्या एफएनओ में भी वो बाइंग कर रहे हैं? और जो उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना रखी है, अगर उसको कवर करते हैं तो हमें तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर उसको रोल ओवर करते हैं यानी अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कैरी करते हैं अगले महीने के लिए एक्सपायरी के बाद, तो हमें बाजार में एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आने वाले हफ्ते में एफएनओ एक्सपायरी काफ़ी अहम रहेगी, उसका डेटा काफ़ी अहम रहेगा। लेकिन सर अब आखिरी सवाल पे आ जाते हैं, करना क्या है बाजार में? निफ्टी जा कहाँ रही है, क्या लेवल देखते हैं? देखिए, मैं तो एक्सपर्ट से ही बात करता हूँ जो निफ्टी के टेक्निकल चार्ट्स वगैरह देखते हैं और जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं। अंशुल जी हमारे मित्र हैं और उनकी प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी रही हैं, तो इसलिए आज भी मैंने उन्हीं से बात की। उन्होंने बताया था कि निफ्टी जब हमने वीक में जब शुरुआत की थी तो 23,050, फिर उन्होंने बोला कि 23,350 से 400 की रेंज बड़ी क्रूशल होगी। अगर आप फ्राइडे का क्लोज देखेंगे तो 350 रहा और जो हाई देखेंगे वो 23,402 का रहा, तो वो बिल्कुल उसी रेंज में गया। अब उनका कहना है कि यहाँ से जो नेक्स्ट वीक होगा थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा ऑन द नेगेटिव साइड की, मतलब थोड़ा मार्केट हो सकता है कि अलर्ट मोड पर आए, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए, तो 23,200 उनको लगता है कि 23,200 भी आ सकता है। और नीचे में अगर कुछ हार्ड लाइनर्स जैसे डोनाल्ड ट्रंप माने जाते हैं, तो अगर उन्होंने कुछ हार्ड लाइन बोल दी, हालांकि जब मोदी जी का भी पॉडकास्ट उन्होंने पब्लिश किया, अपनी एआई टीम को दिया, तो उस वजह से चला भी मार्केट। लेकिन वो ऐसा कुछ पॉजिटिव करके भी कभी भी कुछ नेगेटिव भी बोल देते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ मतलब नेगेटिव अनप्रेडिक्टेबल सा उनका बिहेवियर है, और वो बार्गेन के लिए शायद ऐसा कुछ करते हैं। तो अगर उन्होंने कुछ भी एक स्टेटमेंट बोल दिया इंडिया के खिलाफ इस नेक्स्ट वीक में, तो थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा रिवर्स भी ले सकता है। तो 23,050 यहाँ तक मार्केट, लेकिन मैक्सिमम गिरने की बात हो रही है कि थोड़ा कंसोलिडेट होकर आएगा। लेकिन अंशुल जी से जो मेरी बात हुई ना, वो बड़ी अच्छी थी। उन्होंने कहा सर अब ना 23,050 और 23,200 ये वो लेवल नहीं है जहाँ पे आप डर जाएं, यहाँ पे आपको उल्टा बाय करना है। अगर ये यहाँ पर आते हैं इन दो लेवल्स पर, तो ये अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सेल वाले नहीं हैं कि आप शॉर्ट करें पोजीशंस को, तो ऐसा नहीं है। तो 23,050 अगर नेक्स्ट वीक आपको मिलता है तो आप आराम से बाय करें। अंशुल जैन जी की राय यही है। जी, तो अंशुल जैन जी के हिसाब से 23,050 और 23,200 ये लेवल तक जा सकते हैं अगले हफ्ते में। अगर इन लेवल पे आप मिलता है मौका 23,050 पे, तो बिल्कुल ही खरीदारी करिए। और जो इन्होंने अप्रैल के 2 हफ्ते का टारगेट दिया है, यानी मिड अप्रैल तक का टारगेट भी दिया है, वो है 23,800, यानी अप्रैल मिड तक आपको 23,800 के भी लेवल बाजार में निफ्टी के दिखते हुए मिल सकते हैं। तो ये थी निफ्टी को लेके अगले हफ्ते की पूरी एनालिसिस, जिसमें क्या कुछ अहम ट्रिगर्स थे, किन चीज़ों पर बाजार मूव करेगा, वो हमने आपको बताया। अब सर पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने इजी डिटेल्स हमारे साथ इतने इजीली तरीके से ये सारे ट्रिगर्स जो काफ़ी अहम है एफएनओ एक्सपायरी के और सारे अब शेयर करने के लिए। सर थैंक यू सो मच। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या व्यू है? क्या बाजार की तेजी में आपका पोर्टफोलियो रिकवर होना शुरू हुआ है या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वो ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।